सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सेल्फी स्टिक्स, ड्रोन्स, टच स्क्रीन डिवाइसेस, ई सिगरेट्स, जेट पैक्स जैसी इन्वेंशंस मॉडर्न इन्वेंशंस में तस्वर की जाती हैं, जिनको उनके इन्वेंटर्स अपनी इन्वेंशंस में शुमार करते हैं। मगर हकीकत में ये इन्वेंशंस बहुत पहले हो चुकी थी, या इन जैसी दिखने वाली चीज़ें पहले अदवार में इन्वेंट हो चुकी थी, जिनको मजीद प्रोडक्शन किसी न किसी वजूहात की बिना पर ना हो सकी, और जिन्होंने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया, पुअर सेल्स की वजह से उनको अपना प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ा। इन्हीं इन्वेंशंस की बात करेंगे हम इस वीडियो। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हैप्पी टीवी और आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सेल्फी स्टिक की। सेल्फी स्टिक का शुमार ज़माने हाल की इन्वेंशंस में होता है, लेकिन पहली सेल्फी स्टिक तब मंजर आम पर आई जब मोबाइल भी नहीं होते थे। 1925 में एक कपल की जानिब से पिक्चर ली गई जिसमें कैमरा एक स्टिक के साथ लगाया गया था, मगर यकीनी तौर पर सेल्फी स्टिक 1980 की दिहाई में एक जापानीज हिरोशी योडा ने इजाद की। हिरोशी योडा एक फोटोग्राफर और मिनोल्टा कंपनी का वर्कर था, जिसने सेल्फी स्टिक इसलिए बनाई थी कि अपनी बीवी के साथ यूरोप की ट्रिप पर वो एक साथ पिक्चर नहीं ले पा रहे थे। ट्रिप के दौरान इन मियाँ बीवी की पिक्चर किसी ने ना ली तो हिरोशी योडा ने फ्रस्ट्रेट होकर एक सेल्फी स्टिक तैयार की, जिसको उसने एक्सटेंडर स्टिक का नाम दिया। एक्सटेंडर स्टिक, जिसमें एक स्टिक के ऊपर छोटा कैमरा अटैच किया गया था। स्टिक के उसी एंड पर एक छोटा शीशा भी लगाया गया था ताकि पिक्चर लेते वक्त खुद को सामने से दिखा जा सके। 1983 में हिरोशी ने एक्सटेंडर स्टिक की प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज किया, मगर कमर्शियली ये फेल हो गया। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ तो 2007 में एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया, जो कि फुली टच स्क्रीन और वर्चुअल कीपैड के साथ था। बहुत से लोगों के लिए ये वाकई एक नई चीज़ थी कि एप्पल ने पहला टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च किया, मगर हकीकतन एप्पल ना तो पहला टच स्क्रीन फ़ोन लाया, ना ही टच स्क्रीन की न्यू इन्वेंशन थी। दरअसल एप्पल के आईफोन लॉन्च करने से एक साल कबल ही LG ने अपना पहला टच स्क्रीन फ़ोन इंट्रोड्यूस किया था। इससे भी पहले की बात करें तो पहला टच स्क्रीन फ़ोन IBM का साइमन था, जो 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी EA जॉनसन ने 1965 में इंट्रोड्यूस कर दी थी, जो कि 1992 तक एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होती रही। व्हील स्केट्स। हाल ही में शेरियट स्केट्स नामी कंपनी ने यह दावा किया कि शेरियट व्हील स्केट्स के नाम से एक यूनिक प्रोडक्ट लाया जा रहा है जो कि रेवोल्यूशनरी होगा, लेकिन ये दावे भी फीके पड़ जाते हैं जब हम तारीख पर नजर दौड़ाते हैं। असल में सबसे पहले व्हील स्केट्स अब से 140 बन चुके थे। 19 मार्च 1870 को साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन में यह खबर शाया हुई, जिसमें थॉमस लूडर्स ने स्पीड के नाम से व्हील स्केट्स तैयार कर ली थी। लूडर्स ने बताया कि ये व्हील स्केट्स हर फिजिक वाला शख्स इस्तेमाल कर सकता है। लूडर्स खुद एक ऊंचा, लंबा और सेहतमंद आदमी था, और उसका ये दावा कि वो ये व्हील स्केट्स लगातार 2 घंटे इस्तेमाल कर सकता है। 1923 में एक और व्हील स्केट्स का वर्जन मंजर आम पर आया, जिसके टायर्स उसके नीचे होने के बजाय साइड्स पर मौजूद थे। ड्रोन्स। दुनिया का पहला ड्रोन 1916 में क़याम में आया, जब एक ब्रिटिश इन्वेंटर आर्चिबल्ड लो ने अनमैन्ड रेडियो कंट्रोल डिज़ाइन किया और उड़ाया। ये ड्रोन जर्मन एयरशिप्स को काउंटर करने के लिए बनाए गए थे, जबकि इनका इस्तेमाल ऑन ग्राउंड वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी किया गया। इस ड्रोन को तैयार करने के लिए वुड और टिन का इस्तेमाल किया गया था, मगर रेडियो में इंजन के शोर की इंटरफेरेंस के बायस ये ड्रोन एक फेलियर रहा। हेड माउंटेड कंप्यूटर डिस्प्लेस। 2012 में गूगल ने गूगल ग्लास के नाम से एक डिवाइस मुतारिफ करवाई, जिसको ये कहा जाए कि चेहरे पर पहनने वाला कंप्यूटर मुतारिफ करवाया तो गलत ना होगा। इस डिवाइस में चलते फिरते हुए वीडियो कॉल्स करने और वीडियोस अपलोड करने जैसी सहूलियात भी मौजूद हैं। ये वाकई एक ज़बरदस्त और यूनिक तख्लीक है, मगर ये दुनिया की पहली डिवाइस नहीं जिसमें ग्लासेस के अंदर कंप्यूटर मौजूद हो। दरअसल सबसे पहले कंप्यूटर ग्लासेस एडवर्ड थॉप और क्लॉड शेनन ने 1961 में इंट्रोड्यूस किया था, जबकि 1968 में आइवेन सदरलैंड ने सॉर्ड ऑफ डेमोकल्स के नाम से एक हेड माउंटेड कंप्यूटर डिस्प्ले मुतारिफ करवाया था, जो कि हूबहू आज के कंप्यूटर ग्लासेस के वेरिएंट है। ई सिगरेट्स 2012 में पॉपुलर होना शुरू हुए। कहा जाता है कि ई सिगरेट्स मुतारिफ करवाने का क्रेडिट एक चाइनीज़ फार्मासिस्ट होन लिक को जाता है। होन लिक के वालिद एक हैवी स्मोकर थे, जिनकी मौत लंग कैंसर से हुई, जबकि खुद होन लिक भी अपनी ज़िंदगी में सिगरेट से जान छुड़वाने में गुजार गया। फैक्ट ये है कि 1963 में हर्बर्ट गिलबर्ट ने एक ऐसी डिवाइस तैयार कर ली थी जिसके ज़रिए टोबैको फ्लेवर्ड एयर। गिलबर्ट की इस डिवाइस की ओरिजिनल फॉर्म में उसको जलाना नहीं पड़ता था और वो निकोटीन फ्री भी था। कुछ अरसे बाद उसने एक प्रोटोटाइप बनाया जिसमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए बैटरी होती थी। गिलबर्ट ने अपने प्रोटोटाइप्स मुख्तलिफ केमिकल, फार्मास्यूटिकल और टोबैको कंपनीज को दिखाए, मगर किसी को दिलचस्पी ना हुई। ऑटोनमस कार्स या सेल्फ ड्राइविंग कार्स।
दुनिया की सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग कार जापान के सुकुबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी में एस सुगावा ने अपने कोलीग्स के साथ मिलकर बनाई। अलबत्ता जर्मन इंजीनियर अर्नेस्ट डिकिंसन को सेल्फ ड्राइविंग या ऑटोनोमस कार्स का पायनियर माना जाता है, जिन्होंने 1987 में वेमर्स के नाम से ऑटोनोमस कार बनाई। 7 साल बाद ही डिकिंसन ने वैम तैयार की, जो रोड साइंस और अपने लेन को पहचानना, दूसरी व्हीकल्स को डिटेक्ट करना और ये डिसाइड करना कि लेन कब चेंज करनी है, ये सब सहूलियात उसमें मौजूद थी। इसके 1 साल बाद ही डिकिंसन और उनकी टीम ने एक और ऑटोनोमस कार बनाई जिसने जर्मनी से डेनमार्क तक सफ़र भी किया। फ्लाइंग बाइसिकल्स। चंद साल कबल पैरावेलो के नाम से एक उड़ने वाली बाइसाइकिल इजाद की गई। ये मजाक में तो नहीं बल्कि हकीकत में एक बाइसाइकिल तैयार की गई जिसके ऊपर पैराशूट मौजूद है और वो बाकायदा उड़ सकती है। पैरावेलो ये सलाहियत रखती है कि वो लैंड पर 25 किलोमीटर और 45 किलोमीटर पर आवर हवा में चल सकती है। मगर बात तो ये है कि ये दुनिया की पहली फ्लाइंग बाइसाइकिल नहीं। जी हाँ, दुनिया की सबसे पहली फ्लाइंग बाइसाइकिल ने अपनी उड़ान 9 नवंबर 1961 को भरी थी, जब यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन से ताल्लुक़ रखने वाले डेरेक प्रिगट ने बाइसाइकिल को प्लेन की तरह हवा में उड़ा लिया और उस फ्लाइंग बाइसाइकिल को साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी मैन पावर्ड एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया। जेट पैक्स। 2010 में मार्टिन एयरक्राफ्ट कंपनी ने एक जेट पैक इंट्रोड्यूस किया जो द वर्ल्ड्स फर्स्ट पायरेटिकल जेट पैक के नाम से मंजर आम पर आया। टाइम्स टॉप 50 इन्वेंशंस ऑफ 2010 में भी इस जेट पैक ने अपनी जगह बनाई। तारीख ये बताती है कि सबसे पहला जेट पैक 1958 में उड़ाया गया। इसे डिज़ाइन किया था वेंडल मूर ने, जो एरो सिस्टम में एक रिसर्चर थे। शुरू के वेंडल के बनाए गए प्रोटोटाइप्स 5 मीटर की हाइट पर भी न जा पाते थे। फिर यूएस आर्मी के इल्म में जब ये आया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड किया, मगर आखिरकार जेट पैक की परफॉर्मेंस कन्विंसिंग नहीं थी, इसके बिना पर फंडिंग खत्म कर दी गई। ब्लेडलेस फैंस। कहा जाता है कि ब्लेडलेस फैंस के बानी जेम्स डायसन है, जिन्होंने इसको एयर मल्टीप्लायर का नाम दिया था। जेट पैक की तरह इस एयर मल्टीप्लायर का नाम भी टाइम्स लिस्ट ऑफ नोटेबल इन्वेंशंस ऑफ 2009 की फहरिस्त में नुमाया हुआ। दर हकीकत जापान की एक कंपनी टोक्योशिबा इलेक्ट्रिक ने 1981 में ये कारनामा सबसे पहले सर अंजाम देते हुए ब्लेडलेस फैंस तैयार किए थे, लेकिन जिसके बाद टोक्योशिबा इलेक्ट्रिक ने कुछ वजूहात की बिना पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, ये 31 अक्टूबर 2018 का एक मनहूस दिन है जब एक गुस्ताख़ रसूल सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है, बजाय इसके कि उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आसिया बीबी की और आज की इस वीडियो में हम आपको आसिया बीबी के बारे में मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी टीवी की तरफ से आपको खुशामदीद। दोस्तों, आसिया बीबी का पूरा नाम आसिया नूरीन है। ये एक ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक नवाही गांव इट्टा वाली नानकाना साहब से है। नाज़रीन, जून 2009 में ये औरत शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की मुर्तकब हुई थी। इस वक्त ये गांव में एक मजलिस के दौरान कुछ मुसलमान औरतों से उलझते हुए बहुत ही नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल कर गई थी, जिससे बाद में मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई थी। इसको इस जुर्म की सज़ा में पहली बार नवंबर 2010 में शेखुपुरा के एक जज मोहम्मद नवीद ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। लेकिन आसिया बीबी की अपील यानी अदालत में रहम की दरख्वास्त चलती रही। 16 अक्टूबर 2014 को की गई पहली रहम की दरख्वास्त मनसूख कर दी गई थी। उसके बाद इसके शोहर ने सदर पाकिस्तान को 20 नवंबर 2014 में एक और रहम की अपील दायर करवा दी। दोस्तों, 24 नवंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में इसके वकील ने बाकायदा तौर पर रहम की दरख्वास्त जमा कराई। 22 जुलाई 2015 को एक से ज़ायद रहम की दरख्वास्तें जमा होने की वजह से इसकी सज़ा को मुख्तसर अरसे के लिए टाल दिया गया। जब तक जज साहब ने कहा कि जब तक दरख्वास्तों का सिलसिला जारी है वो इसके बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं दे सकते। 2015 की अपील के एवज़ जजेस के बेंच ने, जिसमें आज के हमारे चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, 8 अक्टूबर 2018 को 31 अक्टूबर 2018 को
इसको बरीउज़्ज़मा करार दे दिया। दोस्तों, इसके बारे में मज़ीद हक़ाइक़ के लिए आप हमारे साथ राब्ते में रहिएगा और बेल के आइकन को दबाकर हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाशिमपुरा कत्लेआम से कुछ लम्हा पहले बनाई गई तस्वीर के बारे में। दोस्तों, हाशिमपुरा में कुछ अर्सा पहले एक बहुत ही होलनाक हादसा हो चुका है। फ़ोटो जर्नलिस्ट प्रवीण जैन ने अगर मई 1987 में होने वाले इस वाक़े से कुछ देर पहले ये तस्वीरें ना ली होती तो मारे जाने वाले लोगों के इन आखिरी लम्हों के बारे में शायद किसी को पता भी ना चलता। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारा साथ देने के लिए नीचे दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हैप्पी टीवी की इस ताज़ा तरीन वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हाशिमपुरा में 31 साल पहले होने वाले कत्लेआम में दिल्ली हाई कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। फ़ोटो जर्नलिस्ट प्रवीण जैन ने अगर मई 1987 में हुए इस वाक़े से कुछ देर पहले ये तस्वीरें ना ली होती तो मारे जाने वाले लोगों के इस आखिरी लम्हों के बारे में शायद किसी को पता ना चलता। 21 साल के प्रवीण जैन को दफ्तर की तरफ से काम के लिए मेरठ भेजा गया था। उन्होंने टैक्सी ली और मेरठ पहुंच गए। पुलिस वायरलेस मैसेज पर पता चला कि हाशिमपुरा नाम की जगह पर फ़ौज का सर्च ऑपरेशन हो रहा है, तो वो वहां पहुंच गए। वहां पर पुलिस और PAC की मदद से फ़ौज की तलाशी का ऑपरेशन जारी था। BBC से बात करते हुए प्रवीण ने कहा, लोगों को दस्तों से पीटा जा रहा था। इनके मारने वालों के हाथों में हॉकी स्टिक्स थीं। ऊपर छतों पर औरतें रो रही थीं कि हमारे पति को बचाओ, बच्चों पर रहम करो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। वो लोग मारने में लगे थे। मैंने देखा कि हाथ उठाए नौजवान वहां से गुजर रहे थे। प्रवीण जैन कहते हैं, घरों में औरतें रो रही थीं कि हमारे मर्दों को बचाओ, बच्चों को छोड़ दो, उन पर रहम करो। आर्मी ने घरों पर कब्जा किया हुआ था। तलाशी चल रही थी। फौज ने पुलिस और PAC की मदद से मोहल्ले को घेर लिया था। प्रवीण जैन ने BBC को बताया कि इन्हें पकड़े गए लोगों को गलियों से निकाला जा रहा था। फौज और PAC इनके साथ थी। इन्हें घेरने और पीटने के बाद फौज ने इन्हें पुलिस और PAC के हवाले कर दिया। हमें लगा कि बस अब सब खत्म हो गया। हमें लगा कि इन्हें छोड़ दिया जाएगा। हम शाम को वापस दिल्ली आ गए, लेकिन इसी दिन इन्हें गोली मार दी गई। 42 लोगों की मौत हुई। प्रवीण जैन कहते हैं, पुलिस ने मकामी मीडिया को इलाके से बाहर खड़ा कर दिया था। मैं झाड़ियों के पीछे छुपा था। मैं लगातार तस्वीरें खींच रहा था। मैं 2-3 बार पकड़ा भी गया। उन्होंने मेरी पिटाई की। मैंने इससे पहले 1984 के फसादात को भी कवर किया था, इसलिए मुझे ऐसी सूरत हाल का तजर्बा था। पिटने के बाद वो मुझे बाहर फेंक देते, मैं फिर वापस घुस जाता कि किसी तरह तस्वीरें खींची जाएं। कहाँ से एंगल आएगा, लेकिन मीडिया थोड़ा डरा हुआ था। प्रवीण जैन के मुताबिक इन्हें थप्पड़, मुक्के और लातों से मारा गया। उनसे कहा जाता कि वो इलाके से दूर चले जाएं। वो कहते हैं, किसी को पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। शायद फौज को भी नहीं पता था कि इन्हें मार दिया जाएगा। प्रवीण कहते हैं, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिन लोगों की मैं तस्वीरें खींच रहा हूँ वो मारे जाएंगे। मुझे आज भी इनका रोना याद आता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ। इन दिनों एक कैमरा फ्रेम करके शूट करना पड़ता था। मैंने तकरीबन एक रोल तस्वीरें 30 से 35 खींची होंगी। प्रवीण जैन कहते हैं, हाशिमपुरा में मैंने देखा कि एक लड़का बंदूक की नोक पर नमाज पढ़ रहा है। जब 28 साल बाद मैं दोबारा हाशिमपुरा गया तो मेरे दिमाग में ये सवाल था कि वो लड़का कहाँ गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बच जाने वालों को याद था कि इस दिन एक फोटोग्राफर घुसकर तस्वीरें खींच रहा था। कुछ उधेड़ उम्र लोगों ने मुझे पहचान लिया। कहा कि आप तो बहुत मोटे हो गए हैं, पहले तो बहुत पतले थे, आप तो छुपकर तस्वीरें खींच रहे थे। प्रवीण जैन कहते हैं, मेरी आंखें इस लड़के को तलाश करती रहीं। मैंने पूछा कि वो लड़का कहाँ है। जब मुझे पता चला कि वो जिंदा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी शादी भी हो गई। सभी ने मुझे गले लगाया और इस लड़के से भी मिलवाया। वो लड़का रो रहा था। मेरे भी आंसू निकल आए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए और हमारी नए आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।
दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों के लिए पूरी दुनिया में करोड़ों से ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। कुछ हमें फ़ायदा देती हैं, कुछ नुकसान। ये पहाड़, सड़कें और खूबसूरत वादियाँ, इन सब से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ जाकर इंसानी शख्सियत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के 10 खतरनाक रोड्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो आपको उन रोड्स पर हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है जलालाबाद इन अफगानिस्तान। जलालाबाद नाम है एक ऐसे शहर का जो अफगानिस्तान में वाक़ है। ये रोड जलालाबाद से काबुल की तरफ जाते हुए आपको दिखाई देगा और इस रोड के ऊपर रोज हादसे होते हैं और लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। दोस्तों, चलते हैं 9वें नंबर के ऊपर। 9वें नंबर पे है द कोस्ट रोड्स इन क्रोशिया। क्रोशिया एक मुल्क है जो साउदर्न यूरोप की तरफ वाक़ है। कोस्ट रोड क्रोशिया में वाकई ये रोड सबसे खतरनाक मानी जाती है। अच्छे ट्रैवलर्स को यहाँ पर जाते हुए डर लगता है और वो खौफजदा हो जाते हैं। इस रोड के किनारे पे ना तो बैरियर्स रखे गए हैं और ना ही कोई हिफाजती इकदाम किए गए हैं। इंसानी जिंदगी को इस रोड के ऊपर जाने में काफ़ी खतरा है और इस खतरे की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान भी जा चुकी है। दोस्तों, चलते हैं 8वें नंबर की तरफ। 8वें नंबर पर है द I-45 इन हॉस्टन टेक्सास। टेक्सास यूएसए की एक सिटी है। इंटरस्टेट नामी रोड है जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है और दिलकश लगता है, लेकिन उसे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। 2016 में इस रोड पर 56.6% हादसा हो चुके हैं। 2011 से 2015 तक सबसे खतरनाक हाउसिंग का रूट यही था। द $1 मिलियन हाईवे इन कोलोराडो है 7वें नंबर पर। दोस्तों, अभी तक जितने भी रोड्स की हमने बात की है उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक यही रोड है। इस पर किसी भी किस्म का कोई गार्डियंस नहीं है और ना ही साइड्स पर कुछ। इस रोड पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और ये कोलोराडो का सबसे खतरनाक रोड है। हाईवे 1 इन फ्लोरिडा 6 नंबर पर है। फ्लोरिडा में ये एक हाईवे रोड दुनिया का सबसे खतरनाक रोड है क्योंकि इस रोड के किनारे पर पानी है और यही इन हादसा की बड़ी वजह है। 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वें नंबर पर है द कराकोरम हाईवे बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान के बीच एक हाईवे आता है जो कराकोरम के नाम से बहुत मशहूर है। 16,000 फीट पे वाकई ये रोड इस टाइम दुनिया का सबसे खतरनाक रोड है। कहा जाता है इसको बनाते वक्त तकरीबन 900 मजदूर अपनी जान की बाजी लगा बैठे हैं। द जोजी पास इन इंडिया 4थे नंबर पर मौजूद है। पानी से 10,000 फीट ऊंचा ये रोड इंडिया में वाक़ है जो हिमालय के पहाड़ों तक जाता है। इस रोड के किनारे पर कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए और यहाँ से गुजरना यानी मौत के मुंह से गुजरने के बराबर है। नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। स्किपर्स कैनियन रोड इन न्यूजीलैंड। स्किपर्स कैनियन रोड इन न्यूजीलैंड जो न्यूजीलैंड पर वाक़ है। यहाँ आपको सफ़र करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से एक खास इजाज़तनामा लेना पड़ता है। ये रोड 19वीं सदी में बना था और आज दुनिया के सबसे खतरनाक रोड में शामिल होता है। नंबर 2 पर है दोस्तों द विटम रिवर ब्रिज इन साइबेरिया। ये वो रोड है जहाँ से एक गाड़ी का भी गुजरना एक वक्त में बहुत मुश्किल है। विटम रिवर साइबेरिया का ये रोड लकड़ियों से बनाया गया है। यहाँ कहा जाता है कि इस रोड से जिंदा वापस आना एक बहुत फख्र की बात है और जिन लोगों ने अभी तक इस रोड को पार किया है वो फेसबुक पेजेस बनाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले नंबर पर। पहले नंबर पर खतरनाक रोड है द विडो मेकर इन द यूनाइटेड किंगडम। A537 जो कि निकनेम है विडो मेकर खतरनाक रोड का। ये रोड देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इससे गुजर जाना एक मुहारत का काम है। इस रोड के 2010 से लेकर अभी तक सबसे खतरनाक रोड कहा गया है। इसके किनारों पर भी कुछ नहीं है और यहाँ रात के वक्त सफर करने से रोका गया है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके वक्त का शुक्रिया। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, शौक से बड़ा कोई अमाउंट नहीं। जैसे हम जानते हैं मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ शौक होते हैं। किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को हाइकिंग करना वगैरह वगैरह, लेकिन सेल्फीज लेने का भी एक जज्बा शौक गुज़श्ता सालों से बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस शौक की वजह से काफ़ी लोग अपनी जान की बाजी भी लगा चुके हैं। दोस्तों, आज आपसे बात करेंगे कुछ 10 सेल्फीज की जो मौत से कुछ लम्हे पहले खींची गई। यूं कह लें टॉप 10 सेल्फीज दैट टेकन बिफोर दैट। हैप्पी टीवी की ताज़ा तरीन वीडियो में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे सेल्फीज वाइल रनिंग विद बेल्स। दोस्तों, रनिंग विद बुल्स जो कि इवेंट है जो हर साल दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में 6 से 14 जुलाई के दरमियान में मनाया जाता है। इस इवेंट पे आपको खतरनाक बैलों के आगे भागना पड़ता है। इससे मौत वाक़या होना तो आम सी बात है।
क्योंकि ये ख़तरनाक खेल है। लेकिन पिछले साल एक आदमी जिसका नाम नहीं बताया गया वो इन बैलों के सामने भागते हुए सेल्फीज ले रहा था और ये इसकी मौत की वजह बन गई। नंबर 9 पे है सेल्फीज बाय पार्किंग कार इन फ्रंट ऑफ ट्रेन। दोस्तों 9वें नंबर पर आपके सामने एक शख्स सेल्फी ले रहा है और इसके पीछे एक काफ़ी रफ्तार से आती हुई ट्रेन है। हम ये तो नहीं कह सकते कि एक शख्स मर गया, लेकिन इसको गहरी चोट जरूर आई होगी और शायद बच भी गया, क्योंकि जिसको लग रखे उसको कुछ नहीं हो सकता। नंबर 10 पे द क्लिफ जंप सेल्फी। दोस्तों पहाड़ों से छलांग लगाना यकीनन एक खतरनाक शौक है, लेकिन इस तस्वीर में आपके सामने एक लड़की पहाड़ से झील में छलांग लगाते हुए सेल्फी लेती दिखी गई है। इसकी मौत हुई थी या नहीं हुई थी ये हम नहीं जानते। नंबर 7 पे द मैन हु डेड अ टोर्नेडो। दोस्तों 7वें नंबर पर हमारे पास ये एक शख्स है जो टोर्नेडो के साथ मुकाबला करता हुआ सेल्फी ले रहा है। टोर्नेडो यानी खतरनाक जानलेवा तूफान है। इस शख्स ने खास एक टोर्नेडो के सामने सेल्फी बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। इसकी मौत हुई या न हुई ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ज़रूरत इसको गहरी चोट और कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ होगा। नंबर 6 पे जस्टिन एंड द कैमल। दोस्तों जस्टिन नामी एक शख्स जो पर्थ जो एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है सफ़र कर रहा था। यूं माने इसको ख्याल आया कि वो ऊँट के साथ सेल्फी ले ले। वैसे तो दोस्तों ऊँट काफ़ी खामोश जानवर है, लेकिन जानवर है। जस्टिन की सेल्फी वाली हरकत पर ऊँट ने अपने नुकीले खतरनाक दांतों से इसको चक्का भर लिया, जिसके बाद जस्टिन को 17 से ज़्यादा टांके लगे थे। नंबर 5 पे एक्जीनिया लेगेंटिवियो। दोस्तों अगर हम इसका नाम गलत ले रहे हैं तो हम आपसे माजरत चाहते हैं। दोस्तों एक्जीनिया नामी लड़की जिसको शौक था कि वो एक बिल्डिंग के ऊंचे हिस्से पर जाके तस्वीर या सेल्फी बनाए, जिसको उसे एक दिलकश बैकग्राउंड मिले और उसकी यादगार तस्वीर है, लेकिन बदकिस्मती से इसकी मौत वाक़ हो गई थी। एक्जीनिया से काफ़ी हौसले के साथ अपने शौक को पूरा करने के लिए 8.5 मीटर और 30 फुट ऊंचे रेलवे ब्रिज पर चलना शुरू किया बगैर किसी हिफाजती सामान के, और ये सेल्फीज लेने में कामयाब हो गई। लेकिन इस सेल्फी के बाद इसका बैलें ख़राब हुआ और ये नीचे गिर गई। हालांकि इसने तारों को पकड़ कर सहारा लेने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसकी मौत वाक़या होगी। नंबर 4 पे जेम्स क्रोलेट। दोस्तों जेम्स क्रोलेट नाम है 34 साल के शख्स का जो अपने कुछ दोस्तों के साथ और अपनी बीवी के साथ तफरीह के लिए गया हुआ था। इसने सोचा क्यों ना मैं एक पानी में डुबकी लगाकर शार्क के सामने सेल्फी ले लूँ। शार्क वो जानवर है जो हर किसी को खा जाती है। इसके साथ कुछ यूं हुआ, जब ये तस्वीर खींच रहा था तो एक शार्क ने इसके पाँव को काट कर अलग कर दिया। हालांकि लाइफ गार्ड्स ने इसको पानी से तो निकाल लिया, लेकिन दौरान हॉस्पिटल इसकी मौत हो गई। नंबर 3 में केविन रिचर्डसन, हैंड ऑन लाइन पे। दोस्तों लाइन या शेड जिसके आगे जाने से अच्छे लोगों का पसीना निकल जाता है। साउथ अफ्रीका का एक शख्स जिसका नाम केविन रिचर्डसन था, इसकी शेर के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसको कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि ये जोलॉजिस्ट था, यानी वो बंदा था जो जानवरों के बारे में रिसर्च करते रहते। लेकिन अगर कोई आम बंदा ये काम करता यकीनन उसकी मौत हो चुकी होती। नंबर 2 पे है बियर सेल्फीज। दोस्तों ये शख्स जिसने सोचा कि वो भालू के साथ सेल्फी लेगा, यकीनन काले भालू एक काफी खतरनाक जानवर है। हमने कुछ दिनों पहले अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था। भालू का एक लेकिन खुशकिस्मती से ये शख्स सेल्फी लेने में कामयाब हो गया, लेकिन शायद अगर कोई और होता तो वो अपनी जान की बाजी लगा चुका होता। नंबर 1 पे वोल्केनो सेल्फी। दोस्तों वोल्केनो यानी लावा एक ऐसा कुदरती अमल है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। ये बात है किसी साल की जब एक रिसर्च के मकसद के तौर पर काफ़ी लोग एक पूरी टीम वोल्केनो के पास गई। इनमें से एक शख्स ने सोचा कि क्यों ना वोल्केनो के सामने सेल्फी ले लो। इसकी सेल्फीज का ये अमल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हम नहीं जानते इसकी मौत हुई या ना हुई, लेकिन ये बहुत एक खतरनाक अमल था। दोस्तों मैं उम्मीद आपको हैप्पी टीवी की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करें। साथ अगर और भी आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन एक नई वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखें। दोस्तों दुबई ऐसा मुल्क है जहाँ लाखों करोड़ों सराय बड़ी तादाद में हर साल हर महीने हर दिन घूमने जाते हैं। कुछ लोग दुबई सैर तफरीह के लिए जाते हैं और कुछ नौकरियों के सिलसिले में। हैप्पी टीवी के नाज़रीन, आज आपसे बात होगी दुबई के 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। हमारे साथ रहेगा। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेनिस कोर्ट इन लोकेटेड इन दुबई। दोस्तों बुर्ज खलीफा नाम है उस बिल्डिंग का जो पूरी दुनिया में मशहूर है। बुर्ज खलीफा ही की वजह से दुबई में लाखों करोड़ लोग सैर तफरीह के लिए जाते हैं। लेकिन आपको शायद ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि बुर्ज खलीफा के सबसे ऊंचले हिस्से पर टेनिस कोर्ट है, यानी टेनिस की जगह बनी है टेनिस खेलने की, जहाँ में मुख्तलिफ लोग और प्लेयर्स टेनिस खेलते हैं। नंबर 9, द बुर्ज खलीफा कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम अराउंड 90 किलोमीटर्स अवे। दोस्तों एक फैक्ट ये भी है कि अगर आप दुबई में बुर्ज खलीफा के 90 किलोमीटर के आसपास हैं तो आपको बुर्ज खलीफा नज़र आ सकती है। नंबर 8, ड्यू टू अनएबल हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी इन दुबई, एयर कंडीशन आर नेसेसिटी।
नाज़रीन, शदीद गर्मी की वजह से दुबई में हर जगह एयर कंडीशन लगाए गए हैं, हत्ता के बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशन पर भी। नंबर 7, रेजिडेंट्स ऑफ दुबई डू नॉट पे पर्सनल इनकम टैक्स। नाज़रीन, दुबई एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी तादाद में अमीर लोग रहते हैं, बादशाह रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग रिहायशी इनकम टैक्स नहीं भरते। नंबर 6, इन दुबई वाइल्ड एनिमल्स आर यूज्ड एज पेट्स। दोस्तों, दुबई में जंगली जानवर जिनके पास जाने से अच्छे लोगों के पसीने निकलते हैं, जैसे शेर, ईगल, उनको पाला जाता है और अपनी गाड़ी की दूसरी सीट पर बैठाया जाता है। नंबर 5, दुबई इज बिल्डिंग अ 50,000 स्क्वायर फीट क्लाइमेट कंट्रोल इंडोर स्टेडियम स्क्वायर। दोस्तों, दुबई की तरक्की का राज उनका रहन सहन और उनके कवानीन पर अमल करना है। आपको ये बात सुनकर शायद काफ़ी हैरानगी हो कि दुबई में 50 लाख स्क्वायर फुट के करीब एक शहर बनाया जा रहा है। नंबर 4, 85% ऑफ दुबई पॉपुलेशन आर फॉरेन्स। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि दुबई पर साल में तकरीबन लाखों लोग जाते हैं घूमने और सैर तफरी के लिए अपने मुख्तलिफ बिजनेस के सिलसिले वगैरह वगैरह में। ये बात सुनकर आपको शायद हैरानी हो कि इनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, इंडियंस और बांग्लादेशी होते हैं। नंबर 3, द क्राइम रेट इन दुबई एज लो एज 0%। दोस्तों, दुबई के कवानीन सबसे मशहूर हैं, इसलिए दुबई में क्राइम रेट 0% है और ये दुनिया की सबसे तहफ़्फ़ुज़ वाली सिटी में से एक है। नंबर 2, फॉर्मर वुमेन विजिट दुबई हु गॉट रेप एंड रिपोर्ट इंसिडेंट मोस्ट लाइक टू बी जेल इंस्टेड ऑफ द रेपिस्ट। दोस्तों, ये फैक्ट आपको सुनकर यकीनन सोच में डाल देगा दुबई के बारे में। दोस्तों, दुबई में वैसे तो कवानीन इतना सख्त है कि कोई जुर्म नहीं होता, लेकिन अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो दुबई में उसका एक अजीब व गरीब कानून है। नाज़रीन, दुबई की रियासत में जो शख्स ज़िना करता है उसको कुछ भी नहीं कहा जाता, बल्कि जो बंदा या बंदी उसकी शिकायत करते हैं उनको सज़ा दी जाती है। नंबर 1, इन दुबई रोबोट्स पार्टिसिपेट इन $multi-million कैमरा रेसिंग टूर्नामेंट्स। नाज़रीन, रोबोट्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों की तरह बात कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। दुबई में रोबोट्स $multi-million की रेसों में हिस्सा लेते हैं और इन पर अरबों करोड़ों रुपये का जुआ लगाया जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हैप्पी टीवी की ये वीडियो बहुत पसंद आई है, तो आप नीचे दिए गए लाइक बटन क्लिक करें। अगर आप हैप्पी टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। दोस्तों, गेमिंग एक ट्रेंड है जो पाकिस्तान में भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोग अपने लाखों करोड़ रुपया ज़ाया करते हैं और सिर्फ गेमिंग कंप्यूटर या कंसोल ख़रीदते हैं। सो दोस्तों, आज एक रिसर्च के मुताबिक मैं आपको टॉप 10 बेस्ट गेम्स के बारे में बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि ये सारी गेम्स बेस्ट है, क्योंकि हर एक की अपनी चॉइस होती है, लेकिन आप इनको ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर खेलें। सो हैप्पी टीवी की नई वीडियो में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 10 पे हमारे पास बेसबॉल, सुपर मेगा बेसबॉल 2। ये एक बेसबॉल गेम है, बेसबॉल एक स्पोर्ट है जो पूरी दुनिया में खेला जाता है सिवाय पाकिस्तान के। हालांकि पाकिस्तान में भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे बेसबॉल खेला जाता है, ना होने के बराबर है। तो बेसबॉल एक अच्छी गेम है और इसमें काइनेक्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब जो आप बेसबॉल बैट पकड़ के करेंगे वही आपके गेम में होगा। ये सिर्फ Xbox One में अवेलेबल है, सो आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको नहीं खेल सकते। हालांकि आप एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9 पे मिनट एक 1D 2D और 3D कार्डबोर्ड भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें आपको एक एलियन मिलता है जिसको आपको फाइट्स करनी पड़ती है। ये गेम हमें सेगा की यादें दिलवाती है, लेकिन ये गेम काफ़ी अच्छी है क्योंकि गेमों में एडिक्शन होता है और ये गेम वही है जिसमें आप एक दफ़ा खेलेंगे तो आप इसको खेलते ही जाएंगे। तो ये गेम भी आप ज़रूर खेलें, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नंबर 8 पे सर्वाइविंग मार्स। ये एक 3D और सिटी सिमुलेशन गेम है, सर्वाइवल गेम है। इसमें आपको मुख्तलिफ सीरीज़ वगैरह क्रिएट करनी पड़ती हैं और उसको एक मिशन अचीव करना पड़ता है। तो ये गेम काफ़ी अच्छी है, 2018 की लेटेस्ट गेम, आप इसको सिंपल खेल सकते हैं। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अवेलेबल है, Xbox में भी अवेलेबल है और प्ले स्टेशन के हर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अवेलेबल है। तो आपको सिंपल खेलें, काफ़ी अच्छी गेम है। नंबर 7 है फ्रॉस्टपंक एक एक्शन एडवेंचर गेम है, काफ़ी बेस्ट गेम है। इसमें आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है और कुछ ना कुछ आपको सर्वाइवल भी करना पड़ता है। लाइक आपको इसमें सिटी बिल्डिंग और मॉन्स्टर एडवेंचर, एक्शन एडवेंचर, आप इसके जेनर को समझ लें कि तमाम जो कैटेगरीज हैं इसमें सही बैठती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी गेम है, आपके PC में भी अवेलेबल है और प्ले स्टेशन की सीरीज़ में भी अवेलेबल है, खेल सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। नंबर 6 पे डोंकी कॉन्ग कंट्री ट्रॉपिकल फ्रीज। ये कार्टून भी थे जो काफ़ी अच्छे हैं। डोंकी कॉन्ग एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ है जो सिंपल आप बहुत ही अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। डोंकी कॉन्ग में आपको डिफरेंट जो है फ्रूट्स वगैरह पकड़ने होते हैं और उनको खेलना होता है। तो ये गेम काफ़ी अच्छी है, आप खेल सकते हैं।
नंबर 5 पे है मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड। मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड एक अच्छी गेम है, फेवरेट कैटेगरी है क्योंकि इसमें एक हीरो सबसे फाइट करता है, बिग बिग मॉन्स्टर से फाइट करता है। इसमें आप मॉन्स्टर्स को ट्रेन कर सकते हैं और लड़ाई वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक एक्शन एडवेंचर गेम है जो आपको कभी भी बोर नहीं होने देंगे, ये मेरी बात की गारंटी है। नंबर 4 पे द सॉस ऑफ डिटो। ये चिल्ड्रन के लिए गेम बनाई है, स्पेशली टारगेट किए गए बच्चों को, लेकिन काफ़ी मज़ेदार गेम है क्योंकि अभी भी नौजवान लोग भी साइगा भी खेलते हैं और दूसरे छोटी गेम्स भी खेलते हैं। तो ये गेम काफ़ी रियलिस्टिक ग्राफिक्स के साथ आती है और ये 2D एनिमेशन आप इसको कह सकते हैं और 3D एनिमेशन भी कह सकते हैं, ये वो गेम है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें या अपने बच्चों के लिए भी ट्राई करें। नंबर 3 पे आती है जुरासिक वर्ल्ड एवोल्यूशन। ये एक मूवी है जिसका आपको याद होगा, जुरासिक वर्ल्ड की एक सीरीज़ थी मूवी की जो 90 के ज़माने में शुरू हुई थी, अभी तक चलती आ रही है। जुरासिक वर्ल्ड एवोल्यूशन एक ऑफिशियल बेस्ड गेम है जो आपकी इस मूवी की स्टोरी है, आपको वही गेम में करना पड़ता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी गेम है, आप इसको खेल सकते हैं, आपके पीसी में अवेलेबल है, जो काफ़ी अच्छी बात है। नंबर 2 पे कैलिस्टर। कैलिस्टर एक 1D 2D एनिमेशन रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाली गेम है। इसमें आपको सिंबल एक अपने हीरो से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जंप करते हुए मिशन को अचीव करना पड़ता है। तो ये गेम आप खेल सकते हैं, काफ़ी सुपर रियलिस्टिक ग्राफिक्स गेम है और आप इसको अपने एंड्रॉइड फ़ोन में भी खेल सकते हैं। लास्ट वन माई फेवरेट गॉड ऑफ वार। गॉड ऑफ वार इज़ द बेस्ट गेम इन द वर्ल्ड और आई थिंक सो जब मैंने इसको खेला था 2005 में तो भी काफ़ी बेहतरीन थी। मैंने इसके पहले सीरीज से शुरू किया और उसको अभी तक सब पार्ट्स ख़त्म किया। अनफॉर्चुनेटली गॉड ऑफ वार का जो लेटेस्ट पार्ट है जिसका नाम सिर्फ गॉड ऑफ वार है, ये सिर्फ प्लेस्टेशन 4 में है। सो अगर आपके प्लेस्टेशन 4 नहीं है तो आप नहीं खेल सकते, अदरवाइज आप बाहर पब्लिक प्लेस में गेमिंग जोन्स में तो जा सकते हैं लेकिन अपने कंप्यूटर में नहीं खेल सकते क्योंकि ये सिर्फ प्लेस्टेशन 4 में। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये गेम एक दफ़ा खेलेंगे तो खेलते ही जाएंगे क्योंकि इससे ज़बरदस्त गेम और भी कहीं नहीं है। सो दोस्तों, हैप्पी टीवी की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कर दें और भी इस तरह की वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल कलर के बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, हर चीज़ के फ़वाइद भी होते हैं और नुकसान भी। अल्लाह ने इंसानों के लिए हर चीज़ बनाई है। आज हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे फलों की जिनको नज़रअंदाज किया जाता है या कुछ ऐसी अशियाओं की जिनको नज़रअंदाज किया जाता है उनके नुकसान की वजह से, लेकिन वो उतने ही मुफीद हैं। हैप्पी टीवी की ताज़ा तरीन वीडियो में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है कॉफ़ी। दोस्तों, कॉफ़ी की खुशबू से कौन होता है दोस्तों नहीं होना चाहता, लेकिन इसके अंदर पाई जाने वाली कैफीन को बुरा समझा जाता है। कैफीन को उतना ही बुरा समझा जाता है जितना सिगरेट को समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है कि कैफीन पीने से आपकी मुज़िज़ बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि शुगर, जिगर का कैंसर वगैरह वगैरह। दोस्तों, कॉफ़ी आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही मुफीद है। नंबर 9 पे एवोकाडोस। एवोकाडोस से मेरे कहने का मकसद है नाशपाती। दोस्तों, एवोकाडोस एक ज़बरदस्त फल है लेकिन इसे नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि समझा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा फैटी या मोटा करने वाला फल है। लेकिन सच ये है कि ये फल मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होता है जो कि आपके अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल को काम करने में नहायत मुफीद है। नंबर 8 पे पीनट बटर। दोस्तों, पीनट बटर को के 2 चम्मच आपके दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद समझे जाते हैं। इसमें मेन मौजूद फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन बी सी, पोटेशियम आपके दिल को ताकत बख्शता है और इसको खाने से दोस्तों आप शुगर और दिल की बीमारियों जैसे मोजिस असरात से दूर रह सकते हैं। नंबर 7 पे रेड वाइन। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि गैर मजहबी लोग एक बड़ी तादाद में शराब को पसंद करते हैं और बहुत से लोग इसको बुरा भी समझते हैं क्योंकि ये हमारे मजहब नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके भी चंद नहायत अजीब फ़वाइद हैं। जैसे कुछ लोग रात को सोने से काबिल इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि एक अच्छी और पुरसुकून नींद पा सके। दोस्तों, जिन इलाकों में ये और जिन मज़ों में ये चीज़ पाई जाती है वो ज़्यादा ठंड में इसको इस्तेमाल करते हैं और अपनी नींद को अच्छा बनाते हैं। नंबर 6 पे है ऑनियंस। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर्बल चीज़ों का बहुत फ़वाइद और प्याज तो ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर खाने का तस्वुर कम है, लेकिन ये बस काबिल गौर है कि इसको जितना ज़्यादा पकाया जाता है ये उतनी ही इसके ज़्यादा फ़वाइद कम हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे कच्चे प्याज को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं या खाने में सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें तो इसके नहायत फ़वाइद हैं। नंबर 5 पे अंडे। दोस्तों, अंडे आपके जिस्म में प्रोटीन बनाने का एक बड़ा ज़रिया है, लेकिन एक राय ये भी है और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे बनी है। लेकिन सब रिपोर्ट्स और रिसर्च के मुताबिक आपको दिन में एक अंडा तो लाजमी करना चाहिए क्योंकि आपकी स्किन और बालों की हिफाजत में ख़ास किरदार अदा करते हैं। नंबर 4 में लहसुन। दोस्तों, लहसुन के बेपनाह कुदरती फ़वाइद हैं जो आपकी सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, लहसुन
आपको हाई ब्लड प्रेशर जैसे मोजिस मर्द से बचाता है, आपके दिल को ताकत बख्शता है, आपके वजन को बढ़ने से ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ित को बढ़ाते हुए आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। गर्स इसके नहायत उम्दा फ़वाइद है। दोस्तों तीसरे नंबर पे आलू। दोस्तों आलू एक ऐसी सब्जी है जो रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा है और दुनिया में खाए जाने वाली सबसे ज़्यादा सब्जी यही है। दोस्तों एक आम ख्याल के मुताबिक समझा जाता है कि आलू इंसान को मोटा करता है, मगर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये एक बड़ा जरिया है विटामिन सी हासिल करने का। आलू विटामिन बी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन से भरपूर होता है। नंबर 2 पॉपकॉर्न। दोस्तों आजकल तो पॉपकॉर्न बहुत ही उम्दा जायकों में बाजार में मौजूद है, मीठे, नमकीन, स्पाइसी, लेकिन आमतौर पर ये आपको खास सेहत के लिहाज से फ़ायदा नहीं देते, लेकिन ये वक्ती भूख मिटाने के लिए बहुत बेहतर है, तब जब आपके कोई हैवी चीज़, केक वगैरह ना खाना चाह रहे हों। दोस्तों पहले नंबर पे है चॉकलेट। दोस्तों चॉकलेट को ज़िक्र ज़माने सेहत और दांतों के लिए बुरा समझा जाता है, लेकिन चॉकलेट आपके ज़हन को ताकत बख्शती है। एक रिपोर्ट और रिसर्च के मुताबिक ये आपके दिमाग को ताकत बख्शती है, जिससे आप सेहतमंद रहते हैं। दोस्तों डार्क चॉकलेट के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन वगैरह। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हैप्पी टीवी की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करें, साथ आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर भी क्लिक करें। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक घंटी मिलेगी, उस पर भी आप क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी टीवी की तरफ से आप सबको दुआ है। व्यूअर्स, एयरपोर्ट्स का होना किसी भी एक सूबे में लाजिम होता है, क्योंकि जहाज़ का सफ़र करना हर एक इंसान के लिए एक दिलकश तफरी होती है। लेकिन आज आपसे बात होगी दुनिया के 10 ख़तरनाक एयरपोर्ट्स की। हैप्पी टीवी की ताज़ा तरीन वीडियो में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 जिसबॉर्न एयरपोर्ट, न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड में वाकई ये एयरपोर्ट की सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पर 2 ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक तरह से जहाज उड़ान भरता है और दूसरी तरफ से ट्रेन जाती है। इस एयरपोर्ट पर पहले काफ़ी हादसात हो चुके हैं। नंबर 9 पे है नारासुका एयरपोर्ट, ग्रीनलैंड। दोस्तों नारासुका नामी एयरपोर्ट में खतरे वाली बात यह है कि इसके किनारे पर पहाड़ वगैरह हैं और ट्रैक के ख़त्म होते ही पानी है, जो इसको एक ख़तरनाक एयरपोर्ट साबित करती है। नंबर 8 केंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जापान। दोस्तों केंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जापान में वाक़ है सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट है, क्योंकि इसके किनारों पर पानी भी है और ये एक आइलैंड पर वाक़ है। कुदरती अफवाज यानी ज़लज़ले, सैलाब वगैरह इस एयरपोर्ट को काफ़ी दफ़ा नुकसान हो चुका है। नंबर 7 गुस्ताफ 3 एयरपोर्ट, सेंट बर्थीमेल। तो ये एयरपोर्ट एक अमीर लोगों की सोसाइटी के बीच में बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ के ही रहने वालों के प्राइवेट जहाज उड़ान और चढ़ान भरते हैं। नंबर 6 बैडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्कॉटलैंड। व्यूअर्स, इस एयरपोर्ट तकरीबन 3 ट्रैक्स हैं जहाज के लिए और बाज़ औक़ात पानी के प्रेशर से ट्रैक नजर नहीं आते, जिसे अक्सर जहाज़ों पर पानी पर उतरना पड़ता है। ये स्कॉटलैंड के एक बीच में वाक़ है। नंबर 5 वेलिंगटन एयरपोर्ट, न्यूजीलैंड। दोस्तों ये रनवे न्यूजीलैंड में वाक़ है और उस पर सिर्फ चंद छोटे जहाज़ों को ही उड़ान और चढ़ान की इजाज़त है। ये एयरपोर्ट एक हाईवे की क्रॉस की तरह है, जिस पर अक्सर औकात एक से ज़्यादा जहाज़ों का टकराने का डर होता है। नंबर 4 गोंचो ई योरसिकिन एयरपोर्ट। दोस्तों इस एयरपोर्ट की खतरे वाली बात यह है कि इसके दुनिया के एयरपोर्ट्स में सबसे छोटा ट्रैक है, सिर्फ 400 मीटर का। जैसे हम जानते हैं कि एक जहाज़ को उड़ान चढ़ाने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए होता है, इस एयरपोर्ट पर पायलट को काफ़ी तवज्जो के साथ जल्दी उड़ान भरनी पड़ती है। नंबर 3 प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जो काफ़ी आबादी वाले बीच पर वाक़ है। इस पर जहाज़ों को लोगों के सर से गुजरते हुए पानी के बीच में उतरना होता है। इसके चढ़ान करते वक्त काफ़ी लोग इस पर तस्वीर बनाते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल करीब से सर से जहाज़ का गुजरना एक दिलकश मंजर लगता है। नंबर 2 करवाचल एयरपोर्ट, फ्रांस। दोस्तों फ्रांस में वाकई ये एयरपोर्ट एक खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है, क्योंकि इसके किनारे पर बर्फाली पहाड़ वगैरह हैं। इसका ट्रैक भी सिर्फ 500 मीटर का है और बाज़ औक़ात तो पायलट्स इस पर जंप भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है। नंबर 1 तेंजिंग हिल्ट्री एयरपोर्ट, नेपाल। दोस्तों नेपाल में वाकई ये हमारी पहली लिस्ट पर है। ये सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है, क्योंकि इसके ट्रैक के आखिर पर काफ़ी गहरी खाई है जो इसको एक खतरनाक एयरपोर्ट बनाती है। इसी वजह से काफ़ी हादसात भी हो चुके हैं। इन हादसात अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद है आपको हैप्पी टीवी की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करें, साथ आपको एक लाल कलर का बटन मिलेगा और उस पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने यूट्यूब के पेज पे पा सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
दोस्तों जानवरों के शौकीन पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी काफ़ी तादाद में लोग कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे 10 ख़तरनाक जानवर की जिनको आपको कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए और यहाँ पर उनको एज अ पेट नहीं रखना चाहिए। दोस्तों हैप्पी टीवी की ताज़ा तरीन वीडियो में सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है हॉग नोस स्कंक। हॉग नोस स्कंक एक बिल्ली के जैसे दिखने वाला जानवर है। ये ज़्यादातर जंगल और लकड़ियों में पाया जाता है। ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अपनी स्मेल की वजह से उतना ही ख़तरनाक है। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप कभी इस जानवर को देख लें तो वहाँ से भाग जाएं या इसको मार दें। नंबर 9 पे है बॉय जेली फिश। ये एक मछली है जो एक जेली से बनी हुई है। ये दिखने में अजीब भी लगती है, लेकिन कुछ फ़िश लवर्स को काफ़ी दिलकश लगती है। ये मिट्टी के किनारे में रहती है और ये काफ़ी ख़तरनाक है। इसके जहर कोबरा स्नेक से भी ख़तरनाक है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इस तरह की मछली से ही परहेज करें। नंबर 8वें पे अफ्रीकन लाइन। लाइन यानी शेर, जो एक बहादुर जानवर है। मुख्तलिफ लोग शेर के बच्चे पालते हैं, लेकिन दोस्तों शेरों की एक ख़ास नस्ल जिसको हम अफ्रीकन लाइन के नाम से जानते हैं काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये जितना भी आपका वफ़ादार हो जाए कुत्ते जितना वफ़ादार नहीं हो सकता। नंबर 7 है फिराना फ़िश। दोस्तों फिराना फ़िश जो दिखने में भी काफ़ी ख़तरनाक है। इस मछली के नुकीले दांत इतने ख़तरनाक है कि ये किसी भी चीज़ को मिनटों में ख़त्म कर देती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। यह मछली ज़्यादातर इंसानों की खून की खुशबू को पसंद करती है और इनको जो अच्छा लगता है वो उस पर हमला कर देती हैं। नंबर 6 पे है ब्लैक बियर। ब्लैक बियर यानी काला भालू। हालांकि भालू काफ़ी खूबसूरत होते हैं और प्यारे भी, लेकिन इनको अपने पास पाल कर रखना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक भालू बड़ा होकर 1500 पाउंड का वजन उठा लेता है। इसके ख़तरनाक पंजे एक इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए ही काफ़ी हैं। नंबर 5 पे है वम्पायर बैट। दोस्तों बैट मतलब चमगादड़ एक ख़तरनाक जानवर है। बाहर ममालिक में काफ़ी लोग इसको पालते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि वम्पायर बैट को खून पीना पसंद है और ये वम्पायर्स की एक नस्ल है जिसकी वजह से इसको ख़तरनाक जानवर कहा गया है। नंबर 4 पे है ब्लू रिंग ऑक्टोपस। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर ऑक्टोपस की 4 नस्लें हैं और लोग इनको पालते हैं, लेकिन ये वो जानवर है कि एक दफ़ा बेकाबू हो गया तो इसको संभालना नामुमकिन है। दोस्तों इसके जहर इतना ख़तरनाक है, इस ब्लू रिंग ऑक्टोपस ने आपको गलती से भी काट लिया तो आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और आप जीते जीते मुर्दा बन जाएंगे। और अगर आप में से कोई इनको पालते तो उनसे हमारी गुजारिश है कि इनको समुद्र में फेंक दिया जाए। नंबर 3 पे है टेंटुला स्पाइडर। दोस्तों टेंटुला एक स्पाइडर की नस्ल है। ये ज़्यादातर आपको साउथ अमेरिका के बीच और जंगलों में मिलते हैं। इनके जहर काफ़ी ख़तरनाक है, जिसे किसी भी हत्ता कि किसी इंसान की मौत चंद मिनटों में वाक़या हो सकती है। दोस्तों नंबर 2 पे है अमेरिकन एलिगेटर। दोस्तों फ्लोरिडा में काफ़ी रिहायशी लोग एलिगेटर जो एक मगरमच्छ की किस्म है उसको छुप कर पालते हैं, जो कि मौत को गले लगाने के वाला हिसाब है, क्योंकि एक एलिगेटर 14 फुट तक लंबा हो सकता है और 1000 से 2000 पाउंड का वजन उठा सकता है। इनको रखने के लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए होती है और अगर ये गलती से भी आपको काटे तो आपकी मौत वाक़या हो सकती है। नंबर पहले पे है अफ्रीकन रॉक पाइथन। वीवर्स सांप की एक किस्म है जिसको हम अफ्रीकन रॉक पाइथन के नाम से जानते हैं। पाइथन एक ख़तरनाक सांप है जो किसी भी जानवर इंसान को मार सकता है। इस सांप को शोर और लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2013 में 2 बच्चे 5 और 7 साल के पाइथन के शिकार में आकर अपनी जान की बाजी लगा बैठे थे। अगर दोस्तों हमें उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अब हम इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप और भी इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लाल कलर का बटन आपको मिला है उस पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। दोस्तों झूलों पर बैठना और लुत्फ़अंदोज़ होना एक काफ़ी उभरता हुआ शौक है। लोगों के मुख्तलिफ शौक होते हैं, किसी को स्लाइड लेना पसंद है और किसी को कुछ और, लेकिन कुछ ऐसे जुनूनी लोग भी हैं जो अपनी मौत को दांव पर लगाकर स्लाइड्स लेते हैं। आज आपसे बात होगी टॉप 10 मोस्ट डेंजर स्लाइड्स, तो हमारे साथ रहेगा। हैप्पी टीवी की ताज़ा तरीन वीडियो में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 में कैननबॉल लूप स्लाइड। कैननबॉल के नाम से जाहिर होता है कि इस साइड को तोपों की तरह डिजाइन किया गया है। ये स्लाइड न्यू जर्सी के एक्शन पार्क में वाक़ई है। इसको सबसे पहले 1985 में चलाया गया था, लेकिन काफ़ी जानी हादसात की वजह से इसे बंद कर दिया गया। इस पर चंद लोगों ने ही सफ़र किया था 1980 में और काफ़ी ज़्यादा हादसात की वजह से ये स्लाइड 1996 में बंद कर दी गई थी। नंबर 9 पे ह्यूमन ट्री बजट। दोस्तों ह्यूमन ट्री बजट सबसे ख़तरनाक स्लाइड है। इसका काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आपको इसकी एक जगह पर बैठाया जाता है और गैर मामूली
ताकत के साथ हवा में फेंका जाता है। इस स्लाइड पर सेफ नेट लगा होता है क्योंकि बादलों तक जाकर आपका वापस आना यकीनन नामुमकिन सा लगता है। नंबर 8 पर वर्टिकल लूप फ्लेम। ये स्लाइड ऑकर्ड थीम पार्क यूनाइटेड किंगडम में कायम है। इस स्लाइड का काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आपको एक से ज़्यादा लोगों को स्लाइड पर बैठाया जाता है और इनको सीधा पानी की तरफ से तेज रफ्तार से एक गाड़ी नंबर चीज़ में बैठाया जाता है। इस स्लाइड पर ज़्यादा वजनी लोगों को बैठने से मना किया गया है क्योंकि ऊपर जाकर आप नीचे गिर भी सकते हैं। नंबर 7 है टार्टर स्विंग। दोस्तों टार्टर स्विंग एक खतरनाक स्लाइड है। इस पर आपको एक रस्सी के साथ बांध दिया जाता है और आपको एक तरफ से दूसरी तरफ गैर मामूली रफ्तार के साथ जाना पड़ता है। लेकिन मसला यूँ होता है कि इसके नीचे जो पानी होता है वो इंतहाई शदीद ठंडा होता है, जिससे काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक भी हो चुके हैं। नंबर 6 पे स्केट डाइव। तो स्केट डाइव भी ह्यूमन ट्रिबिच स्लाइड की तरह होता है। इस स्लाइड की एक जगह पर केज लगा होता है जो 150 फुट जमीन से ऊपर होता है और एक सेफ्टी नेट भी होता है। कहा जाता है कि आपको इस पर छलांग लगाने से पहले नीचे नहीं देखना चाहिए। एक आदमी इस स्लाइड के नेट पर 120 किलोमीटर पर आवर की गैर मामूली रफ्तार से नीचे तरफ आता है। अगर गलती से भी आपको नीचे आने की पोजीशन बदल जाए तो आपकी मौत भी हो सकती है और आपको खासी चोट लग सकती है। नंबर 5 पे डरबे रेस है। दोस्तों डरबे रेस एक वुडन रोलर कास्टर की तरह काम में आती है। फर्क यह है कि इस पर दौरान सफ़र आपकी सीट बदल जाती हैं और आपको गैर मामूली तरीके से हवा में फेंका जाता है एक कास्टर से दूसरे कास्टर की तरफ। दौरान ये अमल अगर आप सही जगह पर पहुंच गए तो आप बच सकते हैं, इसके बावजूद आपके साथ कुछ भी हो सकता है। नंबर 4 पे राइवर रैपिड राफ्ट राइड्स। दोस्तों इस स्लाइड पर तकरीबन 5 से 6 लोग एक साथ सफ़र कर सकते हैं। इसमें खासियत यह है कि आपको एक हैंडल से इसको कंट्रोल करना होता है क्योंकि अगर आपका बैलेंस ख़राब हुआ तो तेज़ रफ्तार पानी के प्रेशर से आपकी ये गाड़ी नमा चीज़ उलट सकती है और आपको अच्छी खासी चोट भी लग सकती है और आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। नंबर 3 में टॉवर टाइडर। दोस्तों ये राइड गोल्फ रीफ सिटी थीम पार्क जो जॉनसनबर्ग में वाक़ है। हालांकि इस राइड पर 2001 से अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये दिखने में काफ़ी खतरनाक है। इस पर आपको 50 फीट तक ऊंची हवा में फेंका जाता है। नंबर 2 पे एल्पाइन स्लाइड। दोस्तों 2 पे है एल्पाइन स्लाइड जो काफ़ी खतरनाक है। इस पर एक वक्त में 2 लोग बैठते हैं। इस पर आपको एक कार्ट पर बैठाया जाता है और गैर मामूली तेज़ रफ्तार से पुश किया जाता है। इस कार्ट पर कोई हैंडल नमा चीज़ बनी होती है जिसको इस्तेमाल करने से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। परेशानी की बात यह है कि इसके किनारे पर कुछ नहीं होता और यही सबसे खतरनाक बात है और इसी से काफ़ी लोगों की जानी नुकसान भी हो चुका है। नंबर 1 पे एक्वास्कॉट। दोस्तों एशियन पार्क न्यू जर्सी की दूसरी स्लाइड एक्वास्कॉट एक जानलेवा स्लाइड है। इस स्लाइड पर आपको बैठाया जाता है और आपको सीधे बैठने का कहा जाता है। इस पर एक स्लिट होता है जो 12 इंचेस गहरा होता है। आपकी गलत बैठने की पोजीशन की वजह से आपको खासी चोट लग सकती है क्योंकि आखिर में आपको पानी की तरफ गैर मामूली रफ्तार से फेंका जाता है। इस स्लाइड की वजह से काफ़ी लोग अपनी जान की बाजी भी लगा चुके हैं। दोस्तों मैं उम्मीद है आपको यह हैप्पी टीवी की वीडियो पसंद आई होगी, तो नीचे दी गए लाइक बटन पर क्लिक करें। साथ आपको एक लाल कलर का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक घंटी का आइकन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी तमाम नई वीडियोस की अपडेट अपने इनबॉक्स में और अपने यूट्यूब के डैशबोर्ड में हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखें। सोशल मीडिया ये नाम है उस प्लेटफॉर्म्स का जिन्होंने काफ़ी मुख्तलिफ लोगों को कामयाब किया है। हालांकि सोशल मीडिया के काफ़ी नुकसानात भी हैं, लेकिन आज हमसे बात करेंगे कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ की जिनके पास इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया पर लाखों से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया हर बंदा यूज़ करता है, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, लेकिन आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको देखनी चाहिए। हमारे साथ रहेगा। आप सबको हैप्पी टीवी की ताज़ा तरीन वीडियो में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है रिहाना। रिहाना ये नाम एक मल्टी टैलेंटेड लड़की का। रिहाना जो एक बारबेडोस सिंगर, बिजनेस वूमन, एक्ट्रेस और सॉन्ग राइटर हैं। इनकी उम्र 30 ईयर्स ओल्ड है और इनके पास तकरीबन 65.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। 9 पे है कोर्टनी कार्दाशियन। 9वें नंबर पर कोर्टनी कार्दाशियन जिनके पास इंस्टाग्राम पर 68.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और चलें कुछ इनकी बायो के बारे में बात करते हैं। ये एक अमेरिकन टेलीविजन पर्सनालिटी, बिजनेस वूमन और मॉडल हैं। इनकी उम्र अभी 39 ईयर्स है और इनके पास तकरीबन 68.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 8 पे डेमी लोवाटो। डेमी लोवाटो जो कि एक अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस हैं। इनकी उम्र 26 ईयर्स है और इनके पास तकरीबन इस वक्त
70.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। नंबर 7 पे मैली सैरिस। मैली का पूरा नाम मैली रेस सैरिस है। ये एक अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस है। इनकी उम्र इस वक्त 25 ईयर्स है। उनके पास इंस्टाग्राम पर 75.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 6 पे कोल कैडिशन। कोल अलेक्जेंड्रा कैडिशन एक अमेरिकन टेलीविजन पर्सनालिटी, मॉडल और बिजनेस वूमन है। इनकी उम्र इस वक्त 34 ईयर्स है और इनके पास इंस्टाग्राम पर 80.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं निकी मिनाज। निकी मिनाज का असली नाम ओनिका तानिया मराज है। इनकी उम्र इस वक्त 35 ईयर्स है और इनके पास इंस्टाग्राम पर 93.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये एक रैपर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, मॉडल और एक्ट्रेसेस हैं। नंबर 4 पे है किंडाल जेनर। किंडाल नाइकल जेनर एक अमेरिकन मॉडल, टेलीविजन पर्सनालिटी है। इनकी उम्र इस वक्त 22 ईयर्स है। इनके पास टोटल 96.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर इस वक्त। नंबर 3 पे है कैली जेनर। कैली भी अपनी बहन किंडाल की तरह एक अमेरिकन टेलीविजन पर्सनालिटी, मॉडल, एंटरप्रेन्योर और सोशल मीडिया पर्सनालिटी है। इनकी उम्र इस वक्त 21 ईयर्स है और इस वक्त इनके पास 116 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 2 पे है डाइन द रॉक जॉनसन। WWE के एक प्रोफेशनल रेसलर जो कि अपने रिंग नामी रॉक के नाम से मशहूर हैं, हमारी लिस्ट पे दूसरे नंबर पे है। ये एक एक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोफेशनल रेसलर हैं। इनकी उम्र 46 ईयर्स है और इनके पास इस टाइम इंस्टाग्राम पर 118 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 1 पे है एरियाना ग्रैंड। एरियाना ग्रैंड जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है, एक अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेसेस हैं। इनकी उम्र इस वक्त 25 ईयर्स है। उनके पास इंस्टाग्राम में तकरीबन 131 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमने ये लिस्ट इस वक्त जिनके फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से बनाई है। कल को ये लिस्ट अगर पुरानी हो जाती है या इनके फॉलोअर्स ज़्यादा या कम हो जाते हैं तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं है। सो आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, नीचे लाल कलर का बटन मिला है, इस पर क्लिक करें और सब बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर ताज़ा तरीन वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। नाज़रीन, आमतौर पर पाकिस्तान का शुमार दुनिया के गरीब ममालिक में किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान के चंद अमीर तरीन ख़ानदानों के असासों पर नज़र डाली जाए तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का गुर्बत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये ख़ानदान इस हद तक अमीर हैं कि एक आम आदमी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 10 अमीर लोगों के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान के साल 2018 की फहरिस्त पे थे। तो नाज़रीन, आइए अब चलते हैं अपनी आज की ताज़ा तरीन वीडियो में और आपको बताते हैं तफसील। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आगाज़ करते हैं पहले नंबर से। पहले नंबर पे हैं दीवान यूसुफ फारूकी। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सनतकार हैं। इनकी मुतअद्दिद कंपनियां हैं जिनमें दीवान मुश्ताक ग्रुप, दीवान फारूकी मोटर्स, 3 बड़ी टेक्सटाइल मिल्स, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी शुगर मिल शामिल है। इसके अलावा ये ख़ानदान दीवान सुलेमान फाइबर कंपनी का मालिक भी है, जिसे दुनिया की 11वीं सबसे ज़्यादा मसनूआत बनाने वाली कंपनी का एजाज़ हासिल है। इनकी 6 कंपनियां कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर हैं। यही नहीं, इसके अलावा इनके ही MW और रोल्स रॉयस कंपनियों की गाड़ियों के शोरूम भी हैं। इस फैमिली के असासों की मालियत $800 मिलियन है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 98 अरब 68 रुपये बनते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम 9वें नंबर की जानिब और 9वें नंबर पे हैं तारिक और नसीम सहगल फैमिली। जी नाज़रीन, जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले इस ख़ानदान ने अपने कारोबार का आगाज़ 1890 में एक जूते बनाने वाली दुकान से किया था और आज वो कोह-ए-नूर रबड़ वर्क्स के नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने 1948 में कोह-ए-नूर टेक्सटाइल मिल्स की बुनियाद भी रखी। 1958 में ये यूनाइटेड बैंक के मालिक भी बन गए और इस ख़ानदान के असासों की मालियत $850 मिलियन यानी पाकिस्तानी 1 खरब 484 करोड़ रुपए बताई जाती है। दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे और चलते हैं 8वें नंबर की जानिब। 8वें नंबर पे है रफ़ीक हबीब और रशीद हबीब फैमिली। ये ख़ानदान मशहूर हबीब बैंक का मालिक है और इसके अलावा इस ख़ानदान की तकरीबन 100 कंपनियां हैं जो पाकिस्तान और बैरून मुल्क में मौजूद हैं। 1941 में हबीब बैंक की बुनियाद रखी गई। यह ख़ानदान हबीब बैंक, AG ज़ेरिच और बैंक अल हबीब का भी मालिक है। इस ख़ानदान के असासों की मालियत $900 मिलियन बताई जाती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1 खरब 1100 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 7वें नंबर की जानिब। 7वें नंबर पर है अब्दुल रज़ाक याकूब फैमिली।
दोस्तों, हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब दुबई से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे। ये फैमिली ARY ग्रुप की मालिक है और ये ग्रुप 7 मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये ख़ानदान कराची, इस्लामाबाद और दुबई में $200 मिलियन की जायदादों का भी मालिक है। ये ख़ानदान सोने के कारोबार में भी शोहरत रखता है और इनकी एशिया में 20 गोल्ड फ्रेंचाइजेज़ हैं। इस ख़ानदान के असासों की मालियत $1 बिलियन है, यानी पाकिस्तानी 123 अरब रुपए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम छठे नंबर पर। छठे नंबर पर है नासिर शॉन फैमिली। दोस्तों, ये ख़ानदान शॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मालिक है। इन्होंने अपने कारोबार का आगाज़ 1982 में सिंगापुर में किया था। ये नेशनल फाइबर शॉन बैंक, 5 शॉन टेक्सटाइल और पाक चाइना फर्टिलाइज़र के भी मालिक हैं। इस ग्रुप ने अपना हेड क्वार्टर दुबई में कायम कर रखा है। इस फैमिली के असासों की मालियत $1 बिलियन से ज़ायद है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 123 अरब रुपए से भी ज़्यादा बनते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सदरुद्दीन बाशवानी फैमिली की तरफ। दोस्तों, ये ख़ानदान बाशो ग्रुप का मालिक है, जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री है। यह ख़ानदान रियल इस्टेट का कारोबार भी करता है। इसके अलावा ये रुई, अनाज और स्टील भी बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं। इस ग्रुप की कानें, टेक्सटाइल मिल्स और इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं। इस ख़ानदान के असासों की मालियत $1.1 बिलियन है, यानी पाकिस्तानी 1 खरब 3500 करोड़ रुपए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नवाज़ और शहबाज शरीफ फैमिली की तरफ। दोस्तों, शरीफ फैमिली पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन और सियासतदान हैं। इस ख़ानदान ने 1990 में बहुत ज़्यादा तरक्की की और इत्तेफाक ग्रुप के मालिक बन गए। इनके पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडिया और लंदन में मुतअद्दिद कारोबार हैं। इसके अलावा इन पर मुतअद्दिद सरकारी मंसूबों में करप्शन का इल्ज़ाम भी है। कहा जाता है इन मंसूबों में घपला करके इस ख़ानदान ने अपना कारोबार चमकाया। इस ख़ानदान के असासों की मालियत $1.4 बिलियन है, यानी पाकिस्तानी 1 खरब 7200 करोड़ रुपए। सर अनवर परवेज़ फैमिली। दोस्तों, ये ख़ानदान बेस्ट वे ग्रुप का मालिक है। इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत 1976 में लंदन से की थी। इस वक्त ये सिर्फ एक कैश एंड कैरी कंपनी थी, लेकिन आज इनकी 50 से ज़ायद ब्रांचेस हैं। इसके अलावा बेस्टवे के नाम से इनका सीमेंट का प्लांट भी है। ये ख़ानदान प्रॉपर्टी, बैंकिंग और होल सेल का कारोबार भी करता है। इस फैमिली के असासों की मालियत $1.5 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1 खरब 8500 करोड़ रुपए बनते हैं। आसिफ अली जरदारी फैमिली। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं। इनकी किस्मत का सितारा इस वक्त चमका जब इनकी शादी दुनिया की मकबूल तरीन सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो से हुई, जो कि ख़ुद भी एक बड़ी सियासतदान समझी जाती थी। आसिफ अली जरदारी पर भी कई करप्शन के इल्ज़ाम हैं। इनकी अरबों की जायदाद बरतानिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दुनिया के कई ममालिक में है। इनके बेशुमार कारोबार हैं और सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स हैं। इस ख़ानदान के असासों की मालियत $1.8 बिलियन बताई जाती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2 खरब 2100 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मियाँ मोहम्मद मंशा फैमिली की जानिब। दोस्तों, इस ख़ानदान की 40 कंपनियां हैं। ये MCB बैंक के मालिक हैं। इनकी $17 मिलियन की पेपर मिल भी है। इसके अलावा ये निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के भी मालिक हैं। निशात ग्रुप में टेक्सटाइल मिल्स, लीजिंग कंपनियां, मैनेजमेंट कंपनियां और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं। ये पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन ख़ानदान है, जिसके असासों की मालियत $2.5 बिलियन है, यानी पाकिस्तानी 3 खरब 700 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसके साथ ही हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा साथ देने का शुक्रिया और हमारे अगली वीडियोस का इंतज़ार करिए। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को हर चीज़ से नवाजा है। हर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, जैसे आसमां, सूरज, खाना पीना और हर तरह की चीज़ों से नवाजा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा टॉप 10 वर्ल्ड्स अमेजिंग एनिमल्स, जो यकीनन एक अल्लाह ताला की कुदरत है। सो दोस्तों, happytv.pk की नई ताज़ा तरीन वीडियो में सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और मैं उम्मीद करता हूँ जो जान से खैर खैरियत से होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे टॉप 10 वर्ल्ड्स अमेजिंग एनिमल्स के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आता है चिंपैंजी। चिंपैंजी एक बंदर की नस्ल है और ये कहा जाता है कि चिंपैंजी का DNA इंसानों के साथ 98% तक मैच होता है, जो यकीनन एक कुदरत है। ये चिंपैंजी ज़्यादातर अफ्रीका में नज़र आते हैं। इनके जिस्म में काले लंबे बाल होते हैं और ये ओमनीवर्स यानी ये पौधे भी खाते हैं और इंसान भी। एक सबसे हैरानगी वाली बात है कि चिंपैंजीज
6 से 7 गुना ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं इंसानों से, मतलब ये इंसानों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 9 पे है ग्रेट वाइट शार्क। ग्रेट वाइट शार्क एक सबसे खतरनाक और जानलेवा जानवर पाया जाता है। इसको ज़्यादातर अंटार्कटिका में देखा जाता है। इसके दांत वाइड नुकीले होते हैं जो इंसानी जिस्म को चीर फाड़ देते हैं। ग्रेट वाइट शार्क तकरीबन साल में 11 टन का खाना खाती है। नंबर 8 पे आता है टाइगर। टाइगर यानी चीता, एक बिल्ली की नस्ल से निकला है। ये सबसे ज़्यादा बहादुर है और अपने से बड़े बड़े जानवर जैसे हाथी वगैरह को मिनटों में खा जाता है। ये जानवर ज़्यादातर लोमड़ी और दूसरे जानवरों के जो है शिकार करता है, जिसमें बफेलो है, डियर है और भी तरह तरह के जानवरों को ये खाता है। नंबर 7 पे आता है लेपर्ड। लेपर्ड में तेंदुआ, ये ज़्यादातर सेंट्रल अफ्रीका में देखा जाता है, चाइना और इंडिया में। ये भी बिल्लियों की नस्ल है कि जिस्म गोल्डन होते हैं और इनके जिस्म में काले धब्बे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा बहादुर और वाहिद बिल्लियों की नस्ल है जो लंबे लंबे दख्तों में चुटकियों में चल जाते हैं। ये 58 किलोमीटर पर आवर की दौड़ से भाग सकते हैं, जो वाकई में एक हैरानकुन बात है। नंबर 6 में आता है डॉल्फिन्स। डॉल्फिन इस सदी की सबसे इंटेलिजेंट जानवर है और ये सबसे ज़्यादा फिक्र करने वाला और खेलने वाला और जिसे आप कह लें कि एंजॉय करने वाला जानवर है। ये इंसानों के साथ खेलना पसंद करते हैं और ये 20 फुट तक की छलांग मार सकते हैं। इनको मिलजुल कर रहना काफ़ी पसंद है और ये अपना खाना, अपनी खुराक भी मिलजुल कर ही दूसरे लोगों से पूरा करते हैं। नंबर 5 पे आता है माउंटेन गोट। माउंटेन गोट एक बहुत बड़ा मैमल है और इनकी खासियत ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा ठंड में रहते हैं, या आसानी से ज़िंदगी 1 मिनट भी इंसान नहीं गुजार सकता। ये बकरों की एक ख़तरनाक नस्ल है। नंबर 4 पे आता है इम्पेरियन पेंगुइन। 17 नस्लें हैं पेंगुइन की, पूरी दुनिया में 17 नस्लें हैं और ये उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी नस्ल है साइज़ में। ये ज़्यादातर अंटार्कटिका में पाए जाते हैं और ये 140 किलोमीटर की स्पीड से आती हुई ठंडी हवा को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जो एक इंसानी ज़िंदगी कभी भी नहीं कर सकते। नंबर 3 पे आता है वुल्फ। वुल्फ मतलब भेड़िया। भेड़िया जो कुत्तों की नस्ल है जो जर्मन शेफर्ड से मिलते हैं। इनको वेस्टर्न वुल्फ और टिम्बर वुल्फ भी कहा जाता है। ये मैमल खाना पसंद करते हैं और ये वो जानवर भी खाते हैं जो पहले से मरे होते हैं। ये ज़्यादातर देखे जाते हैं अलास्का, कनाडा और नॉर्दर्न रॉकीज में देखे जाते हैं। नंबर 2 पे आता है कैमल। कैमल यानी ऊँट, एक पुराने ज़माने का जानवर है और ये ज़्यादातर जंग में इस्तेमाल किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने में। ये ऊँट की एक वाही नस्ल है जो 90 किलोग्राम तक वज़न बर्दाश्त कर लेती है अपने जिस्म पे और यही काफ़ी बात हैरानकुन है क्योंकि ये अल्लाह की एक ख़ास नस्ल है जिसको इंसान भी खाते हैं। नंबर 1 पे आता है पोलर बियर। पोलर बियर आपको सफ़ेद भालू कह सकते हैं। ये अपना ज़्यादातर वक्त आर्कटिका रीजन में गुजारते हैं। इनकी जिल्द काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है क्योंकि ये काफ़ी ठंड में रहते हैं। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ये ज़्यादा चाइना, रशिया, नॉर्वे, अलास्का में देखे जाते हैं। हत्ता कि ये काफ़ी ज़्यादा चलते हैं जिसकी वजह से कमज़ोर तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी बहुत बहादुर जानवर हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हैप्पी टीवी की वीडियो पसंद आई होगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर के बटन पर क्लिक करें, साथ बेल आइकन पर भी ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों के आज़ाद मुल्क में रहते हुए हमें काफ़ी देखने को चीज़ें मिलती हैं जो बैन होती हैं। मुख्तलिफ ड्रामे वगैरह बैन किए जाते हैं कई ममालिक में। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो चाइना में इस वक्त भी च्युइंगम खाना पब्लिक प्लेस में बैन है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान मुल्क में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बैन है जिसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आज के हैप्पी टीवी की ताज़ा तरीन वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों मैं इमरान अली आपसे आज बात करूंगा कुछ ऐसी चीज़ों की जो पाकिस्तान मुल्क में बैन है। वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 इंडियन ड्रामेस। दोस्तों गुज़श्ता सालों से बड़ी तादाद में बच्चे, लड़कियां और लड़के बड़े शौक से फैमिलीज के साथ इंडियन ड्रामा देखते थे। मशहूर ड्रामे लाइक पार्वती, बिग बॉस वगैरह ऐसे ड्रामेस बहुत ही बड़ी तादाद में देखे जाते थे। लेकिन कुछ पब्लिक इश्यूज, कुछ कल्चर, कुछ इस्लामिक रिलीजियस इश्यूज की वजह से इंडियन ड्रामा को टोटली तौर पर बैन कर दिया गया है। अभी इंडियन ड्रामे जो चल रहे हैं वो एक चैनल पर ही और एक ही ड्रामा चल रहा है। नंबर 2 आमिर लियाकत। दोस्तों आमिर लियाकत को आमिर लियाकत भाई के नाम से भी जाना जाता है। आमिर लियाकत वो हैं जो रमजान में ट्रांसमिशन करते थे, उनको पैमरा की वजह की तरफ से बैन कर दिया गया है। इन कहा जाता है कि उन्होंने कोई शो किया था बगैर किसी लाइसेंस के, जिसकी वजह से उनका कोई भी शो, तमाम उनकी एक्टिविटीज पाकिस्तान में बैन है। पाकिस्तान के टीवी चैनल नशर नहीं करते। नंबर 3 डोरेमोन। दोस्तों डोरेमोन एक मशहूर ज़माना कार्टून है जो बड़ी तादाद में बच्चे देखा करते थे, लेकिन डोरेमोन से काफी तमाम बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा था जिसकी वजह से डोरेमोन को बैन कर दिया गया है। क्योंकि डोरेमोन एक कार्टून है जहां पर एक निकम्मा बच्चे की एक कैट रोबोट मदद करता है जो फ्यूचर से है।
इसी चीज़ को बच्चे हकीकी ज़िंदगी में ले आते थे और वो समझते थे कि अगर हम फेल होंगे, हमें कोई मारेगा तो हमारे वालिदैन हमें गैजेट देंगे और हमारी मदद करेंगे, जो पूरा कॉन्सेप्ट एक गलत चीज़ है। इसी वजह से डोरेमोन पाकिस्तान में बैन है। दोस्तों उसके बाद है गैम्बलिंग। दोस्तों गैम्बलिंग मतलब सट्टाबाजी, जुआ लगाना। गैम्बलिंग पूरे मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बैन है। इसकी वजह तो आप मेरे ख्याल से जानते ही होंगे, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। हम चाहे जितना एडवांस हो जाए, हमारा मजहब इस्लाम ही है। इसी बना पर इस चीज़ को बैन कर दिया गया है। अभी भी बहरहाल बहुत लोग छुप के ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर ये चीज़ बैन है। दोस्तों उसके बाद शीशा यानी हुक्का, हुक्का जिसको हम जानते हैं, जो हम लोग पीते हैं, वो चीज़ पब्लिक प्लेस में ऑफिशियली पाकिस्तान में बैन है। इसकी मेन वजह ये थी कि लोग बड़ी तादाद में हुक्के को घरों से बाहर गलियों में लेके जाके पिया करते थे, लेकिन अब पब्लिकली ऑफिशियली ये बैन हो गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अभी बहरहाल लोग पी तो रहे हैं, लेकिन अपने घरों में। दोस्तों आखिरी मेरा पॉइंट है अल्कोहल मानी यानी शराब, नशा। दोस्तों ये चीज पाकिस्तान में बैन है। 1977 से पहले भी इस्लामिक कंट्री थी पाकिस्तान, उस वक्त ये चीज आम थी। गली मोहल्लों में बच्चे से बड़ा बुजुर्ग ये चीजें पिया करते थे, लेकिन 1977 जुल्फिकार अली भुट्टो का भला हो, उन्होंने इस चीज को बैन करवा दिया है। इसकी मेन वजह ये थी कि मुसलमान थे हम, और मुसलमान इस चीज को पीकर एक गलत हरकतें करते थे। मुसलमान इस चीज को पीकर अपने ऊपर उस चीज को हावी कर लेते थे। उनको नहीं पता होता था वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो रमजान के रोजों की हालत में है, और वो गैर हकीकी चीजें करते थे, जो इस्लाम के तौर पर एक रिलीजन गवर्नमेंट के तौर पर टोटली बैन है। इसी बिना पर इस चीज को बैन कर दिया गया। दोस्तों ये तमाम चीजें ऑफिशियली तो बैन है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम इन चीज़ों पर अमल कर रहे हैं। हम छुप के शीशा पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं और तमाम गुनाह करते हैं। दोस्तों हैप्पी टीवी की आज की वीडियो यहीं तक ही थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और भी इस तरह की वीडियोस के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों नौकरियों का नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में आते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर, लायर्स, लेकिन आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपसे बात करेंगे कुछ ऐसी अजीब नौकरियों के बारे में जो इंसानी शख्सियत के रोंगटे खड़े कर देती है। हैप्पी टीवी की ताज़ा तरीन वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है क्राइम सीन क्लीनर। दोस्तों चोरी कत्ल करना ये आम है हर मुल्क में। बाहर के ममालिक पर क्राइम सीन क्लीनर्स की जॉब ऑफर होती है, जिस पर आपको कत्ल की जगह पर सफाई करनी होती है, और इनकी सालाना सैलरी $50,000 होती है, और जो पाकिस्तान में 50 लाख बंदे हैं। नंबर 9 पे एथिकल कंप्यूटर हैकर। दोस्तों हैकिंग एक जुर्म है और FIA और दूसरी एजेंसियाँ इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने से नहीं डरती, लेकिन बाहर के ममालिक में एक हैकर को हायर किया जाता है, जिसमें अगर वो उनके बनाए हुए प्रोग्राम को हैक कर ले तो उसको पैसे मिलते हैं। ये ज़्यादातर वाइट हैट हैकर्स होते हैं। उनकी सालाना इनकम जो तकरीबन 24 लाख से लेकर 1 करोड़ 32 लाख है। नंबर 8 पे है गोल्फ बॉल डाइवर। व्यूअर्स गोल्फ एक स्पोर्ट है जो बाहर के अमीर तरीन लोग खेलना पसंद करते हैं, लेकिन 1 करोड़ की आमदनी हासिल करना, वो भी सिर्फ पानी से बॉल निकाल कर, एक आसान काम है। व्यूअर्स जैसे आपको बताया गोल्फ काफ़ी महंगा स्पोर्ट है। इसके शौकीन करोड़ों उल्टा देते हैं इसकी बॉल्स और स्टिक्स। यही वजह है कि ये किसी को गोल्फ बाई डाइवर्स को हायर करते हैं पानी से बॉल बाहर निकालने पर, और उनको अच्छी खासी अमाउंट पे करते हैं। नंबर 7 में क्रूज शिप एंटरटेनर। व्यूअर्स बहरिया जहाज, जिसको हम शिप कहते हैं, कश्ती कहते हैं, जिस पर काफ़ी अमीर लोग सफ़र करते हैं। इस जॉब में लड़कों लड़कियों को बहरिया जहाज़ के मुसाफिरों को अलग अलग के सामने अलग अलग करतब करके एंटरटेन करना होता है, और इनकी माहाना सैलरी $3,000 से लेकर $4,500 होती है, जो तकरीबन 3 लाख से लेकर 4.5 लाख बनती है। नंबर 6 पे लाइफ मैनिक्विन। हम जब बाहर बाज़ारों या बड़े बड़े मॉल्स पर आते हैं, हमारी नज़र जब किसी कपड़ों की दुकान पर पड़ती है या किसी ब्रांड पर पड़ती है, तो इन्होंने बाहर एक पुतला रखा होता है जिसको अपने ब्रांड के कपड़े पहनाए होते हैं। व्यूअर्स बाहर के ममालिक पर पुतलों की जगह असली लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं जिनको ब्रांड के कपड़े पहनाए जाते हैं, और इनकी सालाना और माहाना सैलरी तो नहीं होती, लेकिन इनको घंटे के हिसाब से $10,000 दिए जाते हैं।
नंबर 5 पे है आइसक्रीम टेस्टर। दोस्तों बाहर के ममालिक पर कुछ ख़ास लोगों को आइसक्रीम टेस्ट करवाई जाती है। मुख्तलिफ आइसक्रीम कंपनियाँ अपनी आइसक्रीम बनाती हैं और इन लोगों को हायर करके टेस्ट करवाती हैं। अगर आइसक्रीम टेस्टर्स को पसंद आ जाए तो तभी वो आइसक्रीम लोकल मार्केट में मंजर आम पर आती हैं, अदरवाइज़ वो दोबारा से आइसक्रीम बनाने में जुड़ जाते हैं। और इनकी सैलरी तकरीबन $56,000 होती है, जो पाकिस्तानी में 60 लाख के करीब बनती है। नंबर 4 पे पर्सनल शॉपर। शॉपिंग करना एक शौक़ है और शौक़ से बड़ा कोई अमाउंट नहीं। बाहर के ममालिक पर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के वक्त नहीं होता, इसलिए वो पर्सनल शॉपर्स को हायर करते हैं। इन पर्सनल शॉपर्स का काम सबसे अच्छे कपड़े पसंद करना होता है और इनकी सालाना सैलरी $25,000 से लेकर 3 करोड़ तक होती है, जो कि 25 लाख से लेकर 3 करोड़ बनती है, जैसे आपको बताया। नंबर 3 पे एम्बेलर। दोस्तों एम्बेलर के कामों को काफ़ी सराहा जाता है। बाहर के ममालिक पर महंगे होटल से एम्बेलर्स को रखा जाता है, जिनका काम काफ़ी रूम्स की सफाई वगैरह करना होता है। हर अलग अलग शोबे के लोग आते हैं, इसमें सैलरी $46,000 होती है। नंबर 2 पे एलिवेटर इंस्पेक्टर। एलिवेटर इंस्पेक्टर यानी लिफ्ट्स को चेक करना और इनकी सफाई वगैरह करने वाले को एलिवेटर इंस्पेक्टर कहा जाता है। इन लोगों का काम बिल्डिंग के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर से लेकर आखिरी फ्लोर तक का सफ़र करना होता है, जिनके बाद ये लिफ्ट को दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल में लेके आते हैं। इनकी सालाना सैलरी 60 लाख के करीब होती है। नंबर 1 पे है बिंगो मैनेजर। दोस्तों बाहर के ममालिक पर कसीनो और शराब के अड्डे बहुत हैं। कसीनो में हज़ारों की तादाद पर लोग सट्टाबाजी खेलते हैं। इनकी रिपोर्ट्स करना, इनके बारे में लिखना, इनके बारे में चेक बनाना, ये सारा काम बिंगो मैनेजर्स का काम होता है। इनकी सैलरी तकरीबन 60 लाख के करीब होती है सालाना। हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करें, साथ आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर भी क्लिक कर दें। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको घंटी का आइकन मिलेगा, उस पर करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के फ्रंट पेज पे नज़र आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखें।